Hello, GATE aspirants. My name is Rachna, and I welcome you all to my YouTube channel, English Bliss Educator. In today's video, I'm going to solve a question paper for you that is GATE 2024, which held on 4th of February this year only. All right, so the GATE paper is divided into three parts. Okay, first is your general aptitude, second is your reasoning and comprehension, and third one is English. So here I'll be solving only two parts, second part and third part only. Okay, the first one is GA. In that, maths and some basic reasoning questions are there. So you can solve it on your own, and if you request, I can make video on that also. ठीक, अभी के लिए फिलहाल मैंने reasoning and comprehension and English को लिया है because our subject is XH C2. ठीक है. So let's start with question number 11, and it says, Emma's tone in the context of the given passage is that of. For Emma, the difference between men and women was a kind of discrimination and inequality. She felt strongly about women's rights but was not familiar with the concepts like gender and patriarchy. She would have dismissed Betty Friedan because she was predominantly dealing with the problems of white middle class women in the United States. Emma and women of her generation could de-link the operation of women from the wider struggle for the liberation of human beings from class exploitation and imperialism. So Emma continued to play her role as mother and wife, but would often complain, I'm a doormat on which everyone wipes off their emotion dirt off. ठीक है, तो ये जो टोन है ये किस तरीके की टोन लग रही है एमा की? क्या ये इस टोन में कॉम्प्रोमाइज करती हुई दिख रही है? बेसिकली शी इज ट्राइंग टू से कि क्या मैं एक डोरमैट हूँ जिसपे सभी लोग अपने इमोशन को साफ करके चले जाते हैं? ठीक है, क्योंकि हमारे घर में जो वाइफ्स होती हैं, जो मदर्स होती हैं, उनका जो रोल है इस तरीके का बना दिया गया है कि एवरीवन यू कैन अप्रोच देम व्हेन यू हैव प्रॉब्लम, बट उनके प्रॉब्लम्स के बारे में कोई बात नहीं करता है. ठीक है, तो जो एमा है यहाँ पर ये कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं कर रही है. कंटेंटमेंट का मतलब हो जाता है कि बहुत ही संतोष दिखाना. ठीक है, रेजिग्नेशन हो जाता है कि जैसे बहुत ऐसी सिचुएशन है जिसमें बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है, बट द राइटर और द पर्सन एमा, शी इज ट्राइंग टू बी इन दैट. ठीक है, तो क्या ऐसा हमें फील हो रहा है? नो, एक्चुअली शी इज टॉकिंग अबाउट द इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन, राइट? तो प्रोटेस्ट हम इसको कह सकते हैं. तो 11th का जो बी आंसर है दैट इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें हमें क्या करना है? वी हैव टू फिल द करेक्ट ऑप्शन. तो इसमें हमारे पास चार ऑप्शंस में लाइक फिलिंग द ब्लैंक्स की दिए हुए हैं, और वो हमें देखना है कि किस तरीके से हम इसको इस पैसेज के अंदर फिट कर सकते हैं. तो हमें पता कैसे चलेगा? इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमें सबसे पहले टेक्निक अपनी बनानी चाहिए वो ये कि फर्स्ट वी हैव टू रीड द होल पैसेज. ठीक है, फिर हमें एक आइडिया, एक जिस्ट मिल जाता है. तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं डिटेल्स को. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेल्ट की बात हो रही है, शूज और बैंड की बात हो रही है, शूज शूज शूज, जैकेट. ठीक है, जैकेट के बारे में बात हो रही है. तो वी विल जस्ट लुक इनटू इट कि एग्जैक्टली इसमें ऐसी कौन सी चीज है जिसको कि मांग रहा है. ठीक है, ओके. सो द पैसेज इज, आई एम वेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम some fill in the blanks that I have never been able to wear for long at a time as they are horribly tight. तो horribly tight क्या हो सकता है? बेल्ट भी हो सकता है, जैकेट भी हो सकती है, शूज भी हो सकता है. ठीक है, and I usually put them on just before giving a lecture. The painful pressure they exert on my feet. ठीक है, फीट में हम क्या पहनते हैं? शूज. तो हम जो हमारा शू वाला ऑप्शन होगा वो सारा ये एंड दिस वन विल कीप, एंड दीज टू वी विल जस्ट, हम इसको हटा देंगे क्योंकि हमें फीट से समझ में आ गया है कि शू की बात होने वाली है यहाँ पे. एक्सर्ट ऑन माई फीट गोड्स माई ओरेटोरिकल कैपेसिटीज टू देयर अटमोस्ट.
This sharp and overwhelming pain makes me sing like a nightingale or like one of those Neapolitan singers who also wear fill in the blanks that are too tight. The visceral physical longing, the overwhelming torture provoked by my fill in the blanks forces me to extract from words distilled and sublime truths generalized by the supreme inquisition of the pain my this suffer. ठीक है, तो माई रिस्ट सफर तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, हेंस द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो नाउ यू फाइंड कि हाउ इजी इट वाज, ज्यादा कुछ करना नहीं था हमें, एलिमिनेशन मेथड से ये बहुत ही ब्यूटीफुली हो जाता है। ओके, कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन अभी क्या है, इसमें बहुत काफी सॉर्टेड ऑप्शंस हमें दिए हुए थे, कभी कभी क्या होगा कि ऑप्शन इधर उधर दे देता है, तो व्हाट वी गेट कंफ्यूज एक्चुअली, राइट। तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है, जिस निकालना है, समरी उसकी पता करनी है एग्जैक्टली वो किस बारे में बात कर रहा है, एंड देन विल बी एबल टू चूज आवर आंसर। ठीक है, अगला हम देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 13 क्वेश्चन है, द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द वर्ड इग्नाइट इन द फॉलोइंग पैसेज विल बी। ठीक है, तो आपको इसमें देखो कॉम्प्रिहेंशन का ही सारा पार्ट है। comprehend the passages, spirituality must be integrated with education, self realization is the focus, each one of us must become aware of our higher self, we are links of a great past to a grand future, we should ignite, ठीक है, we should ignite our dormant inner energy, and so इसको हाईलाइट कर लेते हैं, we should ignite our dormant inner energy and let it guide our lives. The radiance of our minds embarked on constructive endeavor will bring peace, prosperity, and bliss to this nation. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसिपेट नहीं होगा, इनग्रॉस नहीं होगा, स्टिमुलेट भी नहीं होगा, एंड द करेक्ट आंसर फॉर 13 इज एनकरेज। ठीक है, एनकरेज इज द राइट आंसर। हमें अपने जो हमारे अंदर जो डॉर्मेंट एनर्जी है उसे हमें क्या करना है, इग्नाइट करना है, यानी कि इनकरेज करना है, और उसको लेट इट गाइड आवर लाइफ, और उसको ही हमें हमारी जिंदगी को गाइड करने देना है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली। तो इसमें आपको पंक्चुएशन भी पूछ लेता है, सो लेट्स लुक एट वन बाय वन। ठीक है, इसको इसमें भी हम एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करेंगे, लेट्स लुक एट हियर हाउ। ओके, जो पहला है इसमें वी विल ट्राई टू फाइंड द एरर। कभी भी आई सेड जो है वो इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड या फिर डबल में नहीं आता है, तो ये आपका कट गया। ठीक है, वन डे आई विल राइट अ बुक, यहाँ तक ठीक है। ओके, आई सेड ओके, नॉट अ थिंग, जस्ट अ बुक अबाउट रियल पीपल, इट सीम्स ओके। ठीक, वन डे आई विल राइट अ बुक, ये भी ठीक है। आई सेड, फुल स्टॉप यहाँ नहीं आएगा बिकॉज उसके बाद जो जो सेंटेंस है उसको कंटिन्यू किया गया है कि एक दिन मैं क्या करूंगा, मैं एक बुक लिखूंगा, मैंने कहा, नॉट जस्ट अ थ्रिलर, वो थ्रिलर नहीं होगी बट अ रियल बुक होगी अबाउट रियल पीपल। ठीक, तो ये भी कट जाता है, वन डे आई विल राइट अ बुक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी द पर्सन इज सेइंग, यहाँ पर भी इन्वर्टेड होना चाहिए था, तो दैट इज हाउ बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस फॉर द गिवन सेंटेंस। ठीक, अब हम इसमें देखेंगे कि करेक्ट जो कौन सा टेंस इसमें फॉलो हुआ है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। डार्विन्स वर्क, फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटेड, तो हमारे पास हैव, हैड और हैज का ऑप्शन आ जाता है। डार्विन का जो वर्क है इट हैव तो होगा नहीं, ठीक है, तो वी आर लेफ्ट विथ थ्री ऑप्शंस। रिलेटेड, इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स, एंड देन डा डा डा। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन जो हैव है वो कट जाएगा, एंड दिस हैव विल ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर दैट का इस्तेमाल हुआ है, एंड दैट सीम्स सिंगुलर। ठीक, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो हमें इसको करने के दो मेथड्स हैं हमारे पास, एक तो हम चाहे तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, सेकेंड हम चाहे तो हमारे पास अगर नॉलेज है तो भी नॉलेज के बेस पे भी हम इसको
सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यू विल फाइंड द क्वेश्चन वेरी हॉरिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, बट व्हेन यू विल स्टार्ट सॉल्विंग इट तो आपको लगेगा कि नहीं, इट वाज इजी, क्योंकि अभी क्या है, गेट बहुत ही इजी पेपर दे रहा है, बट टाइम के साथ, क्योंकि जब जो पहला पेपर था दैट वाज क्वाइट इजी, अभी जो है ये थोड़ा थोड़ा लेवल को ऊपर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखेंगे। तो 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन होल्ड सिमिलर रिलेशनशिप एज द वर्ड म्यूजिक नोट्स, ठीक है। तो नोट से क्या होता है, म्यूजिक बनती है। कोल्ड ड्रिंक से क्या वाटर बनता है, नहीं। क्लास नोट से क्या पेपर बनता है, नहीं। ब्रिक से क्या हाउस बनता है, करेक्ट। चारकोल से ग्रेफाइट बनता है, ऐसा भी नहीं है, राइट। तो नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन अ पर्टिकुलर कोड ऑफ रमन इज रिटन एज 52 एंड मैप इज रिटन एज 33, देन हाउ विल यू कोड क्लिक, ठीक है। क्लिक को हम किस तरीके से कोड करेंगे, तो यहाँ पर जो सोल्यूशन है, आई एम नॉट सॉल्विंग इट, आई एम जस्ट गिविंग यू द सोल्यूशन। तो आर ए, ये प्लस करते जाएंगे हम, एम ए एन, ठीक है। अब जैसे आर का जो भी नंबर आता है वो नंबर आपने लिख लिया, ए का नंबर 1 है, एन का 13 है, 13 और 12 वो 13 समथिंग, ठीक है। उसके बाद ए का इसी तरीके से करने के बाद ये जितने लेटर्स हैं हमारे पास, जितना भी नंबर आता है, सपोज एक्स नंबर आया है तो उसमें हमने 5 नंबर ऐड कर दिया, तो इट विल मेक 52, ठीक है, बिकॉज आई हैड सॉल्व्ड इट, तो आई एम नॉट सॉल्विंग इट अगेन। एंड मैप भी अगर हम देखेंगे तो मैप के भी नंबर को हम इसी तरीके से करेंगे, मैप का, ए का, पी का, तीनों को ऐड करने के बाद जो नंबर एक्स आता है उसमें हम उतने 1 2 3 जितने लेटर्स हैं उनको ऐड कर देंगे, देन इट विल बिकम 33, ठीक है। इसी तरीके से हमें क्लिक के भी साथ करना है, एंड फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज 43, ठीक। जस्ट इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड द आंसर, यू कैन जस्ट you can comment in the comment box as well, ठीक है। तो फॉर दिस वन द करेक्ट आंसर इज बी, 17th का बी करेक्ट है। 18th हम देखेंगे। 18th क्वेश्चन में, on the basis of the statements given below, which valid assumption or assumptions can be made, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। लाइफ हैज सफरिंग, डिजायर इज द कॉज ऑफ सफरिंग, द एंड ऑफ डिजायर इज द एंड ऑफ सफरिंग, डिजायर कैन बी रिड्यूस्ड बाय फॉलोइंग द नोबल 8 फोल्ड पाथ, ठीक है। तो ये आपका जो 8 फोल्ड पाथ था, ये किसने दिया था, ये आई गेस महावीर जैन जो थे उन्होंने दिया था, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि लाइफ है सफरिंग, अच्छा, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके बाद ये असम्पशन है, ठीक। तो इनको पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आता है, सफरिंग इज बिकॉज ऑफ वांट, दैट इज ट्रू। लाइफ इज नॉट ऑलवेज फुल ऑफ सफरिंग, तो अगर हम 8 फोल्ड पाथ को अगर हम फॉलो करते हैं, फिर हमारी जो लाइफ होगी वो हमेशा सफरिंग में नहीं रहेगी, तो दिस could also be considered. The eightfold path can reduce suffering, तो that is true, ये reduce कर सकता है। So right, suffering is caused by life, जो suffering है वो जिंदगी की वजह से हमें सफरिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज हमारी वांट्स की वजह से, हमारी डिजायर्स की वजह से हमें सफरिंग होती है, फाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी, ठीक है। 1 2 एंड 3। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ करमचंद इज कोडेड एज दिस, व्हाट शुड बी द कोड ऑफ क्रिएशन, तो इसको हम कैसे करेंगे, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी वन। तो करमचंद को कैसे लिखा है, ICPCAEFCLF, तो हम देखेंगे ए का जो है ये सी बना रहा है और ए का सी, यानी कि ABC +2 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। के क्या है, के जो है, के से आई पहले आता है यानी कि पीछे जा रहा है, तो ये -2 बना रहा है, ठीक है। आर PQR, तो ये भी -2, तो यानी कि प्लस -2 +2 -2 +2, इस तरीके से ये सीरीज कंटिन्यू हो रही है। अच्छा, हमें किसका बनाना है, हमें क्रिएशन का बनाना है, तो क्रिएशन में पहले हम करेंगे -2, तो ये हो जाएगा ए, और आर को हम क्या करेंगे +2, आर के बाद PQRST,
ठीक, तो 80 हम देखेंगे, 80 80, दिस वन इज राइट। ठीक है, बहुत ज्यादा हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ी एंड हमारा आंसर आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में है, अच्छा दिस वाज द, बिकॉज आई आल्सो sat in this exam and by the grace of god I also cleared gate। सेकेंड टाइम मैंने अपना गेट क्लियर कर लिया। सो when I was just solving the question, this was the first time this kind of a question I had seen। ठीक है, and I got so horrified कि ये सॉल्व कैसे होगा, बट यू वोंट बिलीव कि ये तो सबसे ज्यादा इजी था। ठीक है, इससे ज्यादा मुझे इजी कुछ भी नहीं लगा, बट डिस्पाइट द फैक्ट कि आई वॉज फाइंडिंग इट वेरी हार्ड, बट आई सॉल्व इट वेरी क्विकली दैट टाइम। ठीक है, आई इनिशिएटेड कि इसको सॉल्व किया जाए, मुझे ये क्यों नहीं आएगा, मैंने इसको छोड़ा नहीं। ठीक है, हॉरिबल दिखने के बावजूद मैंने इसको सॉल्व किया और मैंने इसको कर लिया सॉल्व। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 20 हम देखेंगे। अच्छा, इसमें क्या पूछ रहा है, गिवन एंड आउटपुट। तो इसमें आपको इनपुट दिया हुआ है, उसके बाद ये सारे स्टेप्स 1 2 3 4 5 तक दिया हुआ है, और बता रहा है कि जो स्टेप 5 है इज द लास्ट स्टेप ऑफ द अबव अरेंजमेंट। ठीक है, स्टेप 5 जो है इनका लास्ट है, इसके बाद नहीं है कुछ भी। अच्छा, इंस्ट्रक्शन क्या कह रहे हैं कि गिवन एन इनपुट लाइन ऑफ नंबर एंड वर्ड्स। तो ये इनपुट में आपको कुछ नंबर और लेटर्स का कुछ सीक्वेंस दिख रहा होगा। अ मशीन रीअरेंजेस देम फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रूल इन ईच स्टेप। ठीक है, तो सारे स्टेप में मशीन जो है एक उनको रीअरेंज कर रहा है। हियर इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ एन इनपुट एंड रीअरेंजमेंट सीक्वेंस स्टेप 1 to 5। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं है, इसको जैसे तैसे करके उसने अरेंज किया हुआ है। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। Based on the rule followed in the above steps, answer the following question। इनपुट क्या है, इनपुट है आपका ये। तो जिस तरीके से इनपुट यहाँ पर ये है, उसी तरीके से ये भी इनपुट है। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो आप इसको आप लिख लो। पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ 58। ठीक, 58 इन द फोर्थ स्टेप। स्टेप 5 इज द लास्ट स्टेप ऑफ द अरेंजमेंट। ठीक है, तो 58, 1 2 3 4। अच्छा, 1 2 3 4, यहां से ये 48 है और हमारा ये 58 है। ठीक, अब इसकी जो पोजीशन होगी हम इसको देखेंगे, ये कौन से स्टेप में हमसे मांग रहा है इसका आंसर, स्टेप 5। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमसे ये पूछ रहा है कि 58 की जो पोजीशन होगी वो फोर्थ स्टेप में कहां पर है, कैसे है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दें तो 48 जो है वो फोर्थ स्टेप पे कहाँ आ रहा है, राइट से तीसरे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसको भी उसी सेम मशीन की थ्रू अगर रीअरेंज कराया जाएगा तो हमारे फोर्थ स्टेप में जो 58 है उसकी जो पोजीशन है वो कहाँ आएगी, वो अगेन राइट से थर्ड नंबर पे आएगी। तो लेट्स लुक एट द ऑप्शंस हियर। तो ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पर, सेकंड तो है नहीं, फोर्थ तो है नहीं, सेवन तो है नहीं, थर्ड फ्रॉम द राइट। ठीक है, यू गॉट द आंसर एंड आई होप कि ये इजी लगा होगा आपको भी। मुझे तो बहुत इजी लगा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 21। In a certain type of code, they play cricket together is written as MV, KB, LB and then IB। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, दे प्ले क्रिकेट टुगेदर, दे स्कोर मैक्सिमम पॉइंट्स। तो सबसे पहले सारे ही जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको लिख लेना चाहिए, बिकॉज जो कोडिंग दी हुई है वो इधर उधर होती है, वो ऐसा नहीं कि जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आपको देखने मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए सभी को आपको लिख लेना चाहिए, द क्रिकेट स्कोर अर्नड पॉइंट्स एंड देन फोर्थ इज पॉइंट्स आर अर्नड टुगेदर। ओके, तो आगे हम देखेंगे। अच्छा, इनमें मैच क्या क्या हो रहा है, दे और दे मैच हो रहा है। ठीक है, तो इस वाले में हम देखेंगे एम वी, के बी, आई बी। अच्छा, लेट मी जस्ट राइट इट हियर।
MV, KB, LB, IV, और यहाँ पर है GB, LB, MB, KB, MB, GB, KB, KB, and this all KB, MV, OB, एंड देन GB। अच्छा, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? अर्न्ड मैक्सिमम पॉइंट्स हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दे अच्छा, इन दोनों में हम देखेंगे कुछ भी कॉमन है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। और इनके कोड्स में क्या क्या कॉमन है? तो LB इज कॉमन, तो दे का हो जाएगा LB, ठीक है। तो इसको आप कट कर दीजिए, और भी कुछ मैच नहीं हो रहा है। अच्छा, इसमें फर्स्ट में थर्ड में क्रिकेट इज मैचिंग, क्रिकेट एंड देन क्रिकेट। तो इन दोनों में क्या मैच हो रहा है? केबी इज मैचिंग, केबी मैच हो रहा है, तो क्रिकेट हो जाएगा केबी, ठीक है। उसके बाद टुगेदर टुगेदर हम देखेंगे, टुगेदर टुगेदर यहाँ पर मैच हो रहा है, और इन दोनों में क्या मैच हो रहा है? एमवी, ठीक। तो टुगेदर हो जाएगा एमवी। उसके बाद प्ले होता है, प्ले हो जाएगा एनवी, एनवी हमने कट कर दिया, तो प्ले इज आईवी, ओके। तो नेक्स्ट हम चेक करेंगे अब स्कोर, स्कोर देखेंगे, स्कोर और स्कोर, इन दोनों में क्या मैच हो रहा है? एनबी, तो स्कोर इज एनबी। अच्छा, इनमें क्या हो रहा है? इनमें दो दो चीजें मैच हो रही हैं, स्कोर और पॉइंट्स दोनों, ठीक है। तो स्कोर का एनबी भी हो सकता है और केवी भी हो सकता है, सेम एज पॉइंट्स का जो है एनबी भी हो सकता है और केवी भी हो सकता है। और उसके अलावा क्या बचा? तो केवी भी कट गया, और यहाँ पर ओके, तो पॉइंट पॉइंट पॉइंट, हियर वी कैन सी, तो पॉइंट 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 में आपका केवी है, तो पॉइंट इज केवी और स्कोर इज एमबी, ठीक। केवी 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 कट गया, और मैक्सिमम हो गया जीबी, तो मैक्सिमम हो गया जीबी, और पॉइंट्स का हो गया केवी, तो जीबी केवी। और उसके बाद आपका जो अर्न्ड है, अर्न्ड में आपका आ जाता है, दोनों में क्या कॉमन है? जीबी, तो जीबी केवी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जस्ट प्रैक्टिस इट वंस और ट्वाइस एंड यू विल बी गुड टू गो, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 22 देखेंगे। अच्छा, जो पिछले क्वेश्चन थे वो एमसीक्यू बेस्ड थे, यानी कि 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। नाउ आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आपके एमएसक्यू हैं, यानी कि मल्टीपल सेलेक्ट करने हैं हमको इसमें, ठीक है। तो एक से ज्यादा इसके आंसर हो सकते हैं, किसी का एक भी होगा, किसी का एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द पैसेज weakens the argument presented। तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ऐसा है जो आर्गुमेंट को क्या कर रहा है? वीक कर रहा है। Scientists associate large brain with greater intelligence. However, in the evolutionary context, it has also been identified that beyond a point, the size of the brain has not increased, and yet, after a particular period, in spite of no significant change in brain size, humans have made significant progress. Certain researchers propose that this is because while the overall brain size may not have changed, marked structural changes can be noticed in specific structures that run parallel to increase in human intelligence। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट है इनमें से 4 ऑप्शंस में से जो कि पैसेज को, अबाउट द पैसेज वीकन्स द आर्गुमेंट प्रेजेंटेड।
पहला हम देखेंगे रीसेंट स्टडीज रिफ्यूट मतलब कि उसको नकार रही है द हाइपोथेसिस दैट रीजन स्पेसिफिक ब्रेन डेवलपमेंट इज नेसेसरीली एसोसिएटेड विद रैपिड ह्यूमन प्रोग्रेस, बट ये ऐसा कुछ भी बात नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है, निएंडरथल पीपल्स एक्सटेंशन वाज प्रोबेबली बिकॉज ऑफ देयर ब्रेन साइज, okay, and Homo sapiens and its destruction in the future may happen because of its rapid brain development. Brain development के बारे में ये बात तो कर रहा है, ठीक है। Recent studies show that Neanderthal people with relatively smaller brains were capable of complex language and social activities. तो ये भी अपने आप में सही है, ये भी अपने आप में सही है, and this is also right. जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, जो वीक कर रहा है इस आर्ग्यूमेंट को, दैट इज ए ओनली। क्वेश्चन नंबर 23 हम देखेंगे, द नरेटर्स यूज ऑफ आई इन द गिवन पैसेज इज आर। ठीक है, आई हैव नेवर बीन एनी गुड एट द मोर lurid sort of writing. Psychopathic killers, important war heroes, self-tortured film stars, and seedy espionage agents must exist in the world. But strangely enough, I do not come across them, and I prefer to write about the people and places I have known and the lives of those whose path I have crossed. This crossing of path makes for stories rather than novels, and although I have worked in both mediums, I'm happier being a short story writer than a novelist. ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इसमें जो आई है, ये द नरेटर्स यूज ऑफ आई इन द गिवन पैसेजेस व्हाट, किस तरीके से उसने इस्तेमाल किया है इसके अंदर आई को। क्या वो अपोलोजेटिक हो रहा है, रिग्रेटफुल हो रहा है, नो। इगोटिस्टिकल हो रहा है, नो। इसमें काफी कन्फेशनल है, वो कन्फेस कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है कि मैं किस तरीके की कहानियों को लिखता, मैं जिंदगी में जिनसे टकरा रहा हूँ उनकी कहानियां मैं लिखना चाहता हूँ। ठीक है, और जो राइटर है जिसने इसको लिखा है वो सेल्फ कॉन्शियस भी है। ठीक है, वो बातें कर रहा है कि ऐसे लोगों से जो सेल्फ टॉर्चर फिल्म स्टार हैं, जो साइकोपैथिक किलर हैं, मैं तो उनसे कभी मिला नहीं। ठीक है, और बाकी जो डेली लाइफ्स को क्रॉस कर रहे हैं और जो स्टोरीज हैं रियल लाइफ की, मैं उनको लिखना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है दैट बिकम्स ए एंड सी, और ये आपका MSQ वाला क्वेश्चन है। दैट इज ऑल्सो फॉर आई गेस 2 मार्क्स के लिए। और नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो वहीं पर आपको रिफ्लेक्ट करती है राइट और लेफ्ट कॉर्नर में व्हेन यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपको आंसर नहीं आता है, टू आई थिंक 2/3 की जो नेगेटिव मार्किंग है उसको हमेशा आप अवॉइड करिए इफ यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू गिव राइट आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, 23 हमने कर लिया, 24 हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग recommended actions seem to be appropriate with the stated problem. प्रॉब्लम क्या है? स्टेटेड प्रॉब्लम है, many students are educational institutes do not attend classes in the post pandemic scenario. पोस्ट पैंडेमिक जो हमारा कोरोना आया था उसको हम पोस्ट पैंडेमिक बोलते हैं। तो प्रॉब्लम सिचुएशन क्या है कि मेनी स्टूडेंट, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पोस्ट पैंडेमिक के बाद क्लासेस अटेंड करने नहीं जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा रिकमेंडेड एक्शन होना चाहिए? डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट, ये तो सबसे पहले ही डिसिप्लिनरी एक्शन देखते ही आप इसको कट कर दो बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू बी ट्रू। यू कैन नॉट टेक एनी डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द स्टूडेंट। काउंसलिंग सेशन हमें देना चाहिए, ठीक है। सर्वे शुड बी कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई द रीजन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। कोर्स कंटेंट शुड बी इमीडिएटली बी चेंज, इस तरह से तो हम कोर्स कंटेंट ही चेंज करते रह जाएंगे। तो बी एंड सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 हम देखेंगे। 25 है, read the passage and identify the statement which follows from it. The purpose of this work is to inform educators about the brain science related to emotion and learning, and more important, to offer strategies to apply these understandings to their own teaching. Although many of the approaches I describe will be familiar, integrating the lens of emotion and the brain may be a new concept. As an educator, I had been trained in how to deliver content and organize.
my lessons, but I had not been taught how to design learning experiences that support emotions for learning. ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए, सी एंड डी। ठीक है, बी क्यों नहीं होगा? द ऑथर थ्रू हिज वर्क विशेस टू ऑफर स्ट्रेटजीज टू अप्लाई आवर लर्निंग टू आवर टीचिंग। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी इन तीनों के बारे में यू विल बी एबल टू सी दैट। The author wishes through his work to inform us about brain science and learning. That is true. The author feels that the newness of his approach lies in linking emotion oriented approach to brain. The author wants to use emotions as a strategy for learning. So that's also correct, right? तो ये तीन जो स्टेटमेंट्स थे ए, सी एंड डी, दीज आर एक्चुअली फॉलोइंग द पैसेज। क्वेश्चन नंबर 26 हम देखेंगे। इफ ए सेज दैट, ए कहता है कि उसकी जो मदर है, दैट हिज मदर, ए की जो मदर है, इज अ डॉटर ऑफ किसकी डॉटर है? डॉटर ऑफ बी की मदर। ठीक है, बी की मदर की डॉटर है। मेरी जो ए कहता है, 1 सेकेंड, ऑल गॉन। तो ए कह रहा है कि दिस इज माई मदर, और इनकी भी मदर है जो किसी बी की मदर है। ठीक, तो ए कहता है कि उसकी मदर इज द डॉटर ऑफ बी की मदर। तो मेरी जो मदर है वो बी के मदर की डॉटर है, राइट? देन हाउ बी इज रिलेटेड टू ए। तो जो बी है, मदर, मदर, बी एंड देन ए। तो ए और बी का क्या रिलेशन है? तो ये दोनों आपके भाई बहन हो सकते हैं, बिकॉज जेंडर तो दिया नहीं है। ठीक है, क्योंकि जेंडर दिया नहीं है तो इट कुड बी फीमेल और मेल ऑल्सो। तो अंकल भी हो सकता है, आंट भी हो सकता है। तो ए कुड बी द राइट आंसर एंड बी ऑल्सो। ठीक है, तो दोनों हो सकता है बिकॉज जेंडर इज नॉट आइडेंटिफाइड। अगला हम देखेंगे 26 क्वेश्चन तक आई गेस आपका जो रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट था। अब जो आगे 27 क्वेश्चन से हमारा इंग्लिश का पार्ट स्टार्ट होगा। XHC2, ये पूरा आपका इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड रहता है। ठीक है, अच्छा, आपको बता रहा है 27 से लेके 44 तक आपको केवल ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। ठीक, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन 27 में क्या पूछ रहा है। द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इज ए एन। तो ये क्या है? ये ओड है, ओके, या फिर ड्रामेटिक मोनोलॉग है, हाइकू है, या फिर विलानेल है। तो अगर आपने द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक पढ़ी है, विच इज रिटन बाय थॉमस एलियट, ठीक है, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोम जिसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग का इस्तेमाल हुआ है कि जो अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक रहता है वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहा है इसके अंदर कि किस तरीके से उसके बाल झड़ गए एंड ऑल। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट। तो द करेक्ट आंसर इज ड्रामेटिक मोनोलॉग रिटन बाय T.S. Eliot एंड द पोम नेम इज द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। ठीक है, इसमें काफी कुछ इस पोम से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ट्राई टू कवर दैट। नेट का भी कॉमन सिलेबस है और गेट का भी। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, और इसमें हमें क्या करना है, जो फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं उसको उनके ऑथर से हमें मैच कराना है। ठीक है, तो ये दोनों फिलियास फॉग एंड जीन पैसे पार्ट आउट, ये दोनों ही कैरेक्टर्स हैं, जैसे डॉन कीहोटे एंड सैंचो पैंजा, ये दोनों कैरेक्टर्स हैं और इनको इनके ऑथर से मैच कराना है हमें। ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट द वर्क ऑल्सो कि ये कौन से वर्क के कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, the first very famous one, Don Quixote, which is from Don Quixote only, so that is written by Miguel de Cervantes. ठीक, नेक्स्ट है आपका फिलियस फॉग एंड जीन पसे पार्ट आउट इज जूल्स वर्न, एंड देन डॉगबेरी एंड वर्चेस इज बाय विलियम शेक्सपियर, कैंडिड एंड पैंग्लॉस वॉल्टेयर। ठीक, तो इफ यू मैच इट तो A2B3, A2B3। ठीक, सी का फोर्थ है
एंड देन डी का फर्स्ट है, तो डी ऑप्शन बिकम्स करेक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। 29 पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस डिटेक्टिव कैरेक्टर क्रिएटेड बाय एडगर एलन पो। ठीक है, तो एडगर एलन पो वाज वेरी फेमस डिटेक्टिव राइटर। वी ऑल नो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑगस्ट ड्यूपिन। ऑगस्ट ड्यूपिन जो है ये आपका कौन सा वर्क है, द मर्डर इन द रू मॉर्ग। इसके अंदर ये फेमस कैरेक्टर है जो कि काफी फेमस है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। मिस मार्पल जो है दैट इज एगाथा क्रिस्टी की फेमस। एगाथा क्रिस्टी भी जो है डिटेक्टिव फिक्शन राइटर हैं वो भी, और उनकी जो सबसे फेमस कैरेक्टर है दैट इज मिस मार्पल। ठीक है, तो एगाथा क्रिस्टी, एडगर एलन पो, जस्ट रिमेंबर द नेम्स। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। द हॉरर दीज आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ विच कैरेक्टर। तो ये जो है कर्ट्स इन हार्ट ऑफ डार्कनेस में वो लास्ट में बोलता है द हॉरर। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है एरिक आर्थर ब्लेयर वॉज बॉर्न इन मोतिहारी बिहार। He went on to become famous as an author of dystopian work, which introduced the terms newspeak, thought crime, and doublespeak. He wrote under the pseudonym of what? ठीक है, तो कौन एरिक आर्थर ब्लेयर जो थे इनका pseudonym क्या था? That was George Orwell. ठीक, right answer is this. He went Question number 32 देखेंगे। I started writing in Gikyu language in 1977 after 17 years of involvement in Afro-European literature. In my case, Afro-English literature. Wherever I have gone, particularly in Europe, I have been confronted with the question, why do you now write in an African language? ठीक है, तो आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ दिस पैसेज, ये किसने कहा है? तो दिस वाज सेड बाय एनगोगी वा थियोंगो। ठीक है, ही वाज एन अफ्रीकन राइटर, और 17 ईयर्स के बाद इन्होंने अपनी लैंग्वेज थी उसमें लिखना इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है on the basis of genre, which of the following does not belong to this group? तो हार्वेस्ट बाय मंजुला पद्मनाभन, तारा बाय महेश दत्तानी, सखाराम बिंदर बाय विजय तेंदुलकर, रावण एंड एडी बाय किरण नागरकर। ठीक है, तो एज आई कुड फिगर आउट, तो ये वाला जो है प्ले जो है बाय किरण नागरकर, रावण एंड एडी, दिस इज आई गेस कॉमेडी। ठीक है, इसमें रावण और एडी नाम के दो कैरेक्टर रहते हैं, दे आर लिविंग नियर बाय। और इसके अलावा जो ये तीन वर्क्स हैं, ये तीन वर्क्स जो हैं, ये तीनों का जो जॉनरा है इट इज समवेयर मोटा मोटा लाइक सेम ओनली। ठीक, प्ले जो फीमेल के साथ में काफी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वहां पे, तो ये सारा कुछ इसमें दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 हम देखेंगे, द मैड वुमेन इन द एटिक, the title of Sandra Gilbert and Susan Gubar's iconic feminist examination of Victorian literature alludes to which classic novel? तो allude का मतलब हो जाता है कि किसको indirectly शो करने की कोशिश कर रही हैं Sandra Gilbert and Susan Gubar in their work The Mad Woman in the Attic. Very famous question. ठीक है, ये काफी मैं 2-4 बार मैं इसको देख चुकी हूँ, नेट में भी मैंने इसको देखा था, गेट में भी आई गेस दूसरी बार ये ऐसा देख रही हूँ मैं। एंड द करेक्ट आंसर इज जेन आयर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 सेज एगाथा क्रिस्टी। अच्छा, अब ये एगाथा क्रिस्टी के बारे में हमने डिस्कस किया है, नाउ शी इज हियर आल्सो। एगाथा क्रिस्टी broke a fundamental rule of detective fiction in which of her work? Murder on the Orient Express, The Murder of Roger Ackroyd, and Death on the Nile, 3-act tragedy. अच्छा, ये सारे ही वर्क्स क्या हैं? बाय एगाथा क्रिस्टी हैं।
ठीक, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, जो कि फंडामेंटल रूल ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन को क्या कर रहा है, ब्रोक कर रहा है। क्या ब्रोक किया इसने, जो एंड होता है, एंड में एक अलग सा ट्विस्ट डाल दिया है। ठीक है, तो दैट ट्विस्ट इज ब्रेकिंग द फंडामेंटल रूल ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन। क्वेश्चन नंबर 36 हम देखेंगे। डोरोथी ब्रूक, एडवर्ड कसाउबॉर्न, Hetty Sorrell, Stephen Guest are all characters created by whom? So, अच्छा, Dorothy Brooke and Edward Casaubon, as I could remember, both are from Middlemarch, and Middlemarch is written by whom? By George Eliot. ठीक है, Middlemarch भी आपको करना है, again important one. Question number 37. Charulata is an adaptation of which work by Rabindranath Tagore? तो चारुलता किसका अडेप्टेशन है? तो गोरा का नहीं है, फोर्थ चैप्टर का नहीं है, द होम एंड द वर्ल्ड। द करेक्ट आंसर इज द ब्रोकन नेस्ट। ठीक है, 37 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ब्रोकन नेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द थीबन ट्रिलॉजी? थीबन ट्रिलॉजी का पार्ट इनमें से कौन नहीं है? ठीक, तो थीबन 38 क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे, तो थीबन ट्रिलॉजी किसने लिखी थी? दैट वाज रिटन बाय सोफोक्लिस। सोफोक्लिस ने लिखी थी थीबन ट्रिलॉजी, और उनमें जो तीन, ट्रिलॉजी का मतलब ही होता है कि तीन प्लेस, ठीक है, या थ्री ड्रामास। तो ओडिपस रेक्स वाज द पार्ट, ओडिपस एट कोलोनस वाज द पार्ट, एंड देन एंटीगोन। मीडिया इसमें नहीं है थीबन ट्रिलॉजी में, तो रिमेंबर दैट इन these three plays were written by Sophocles, और इन्हीं को थीबन ट्रिलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 हम देखेंगे। द लिटरेरी टर्म अपोस्ट्रॉफी डिनोट्स, तो जो लिटरेरी टर्म है अपोस्ट्रॉफी का, अच्छा, एक अपोस्ट्रॉफी ये होती है जैसे कि ये हमने लगा दिया, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन अपोस्ट्रॉफी। बट लिटरेरी टर्म में अगर हम अपोस्ट्रॉफी की मीनिंग को अगर हम देखना चाहें तो वो क्या होती है? A comparison of an abstract idea with its opposite, an address to a person or a personified idea or power, a break within an iambic pentameter, the possession of a character by the spirit। कोई कंपैरिजन वंपैरिजन नहीं होता इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये हम एड्रेस करते हैं टू अ पर्सन जो कि आइदर लिविंग हो और डेड हो, या फिर हम उसको पर्सोनिफाई करते हैं। पर्सोनिफाई किसी आइडिया को भी कर सकते हैं या किसी पावर को हम कर सकते हैं। ठीक है, एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है इसका, किसने लिखा था? वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। ठीक, एंड दैट इज लंदन 1802, और मिल्टन। ठीक है, तो दैट वाज द पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, और उसमें वो कहते हैं, मिल्टन, मिल्टन, दाउ shouldst be living at this hour। जब विलियम वर्ड्सवर्थ लिख रहे थे उस टाइम पे मिल्टन की डेथ हो चुकी थी। ठीक है, तो ही वॉज एड्रेसिंग टू अ पर्सन, और उस टाइम पे वो क्या कर रहे हैं, वो मिल्टन को एड्रेस कर रहे हैं कि मिल्टन, तुम आकर देखो इंग्लैंड की क्या हालत हो गई है, और तुम्हें इस टाइम पर जिंदा होना चाहिए था। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ ऐसे बोल रहे हैं मिल्टन के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं, अपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल कर रहे हैं। फाइन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, एंड इट सेज, in the line, what is Hecuba to him or he to Hecuba, he refers to what? We got four options. A, Virgil, the author of the Aeneid. B, the actor performing a scene from the Trojan War in Hamlet. C, Helen's husband, Priam, who left her for Hecuba. D, a fairy king who abandoned his daughter Hecuba at birth. For this, the correct answer is B, an actor performing a scene from the Trojan War in Hamlet। ठीक है, तो Hamlet you remember कि ये विलियम शेक्सपियर का प्ले है, और इसके अंदर प्ले विद इन प्ले होता है, प्ले विद इन प्ले। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट बेस्ड ऑन अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर?
इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो वी ऑल नो दैट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो पिग्मैलियन है वो इस पर बेस्ड नहीं है, ठीक है। और गिरीश कर्नाड का द फायर एंड द रेन इज ऑल्सो नॉट बेस्ड ऑन विलियम शेक्सपियर्स प्ले, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन कौन से बेस्ड नहीं है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाता है और सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। बेसिकली दिस इज योर MSQ क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए हमें 2 ऑप्शन इसमें से चूज करने हुए। एंड देन ये वाला जो ऑप्शन है और ये वाला जो ऑप्शन है, ये दोनों ही ऑप्शन ये विलियम शेक्सपियर के प्लेस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कंपोज्ड बाय कालिदास। तो इनमें से जो 2 वर्क हैं वो कौन से कालिदास के द्वारा नहीं है। तो हमें पता है अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूता ये दोनों ही किसने लिखा है, कालिदास ने लिखा है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है वो है मृच कटिका और नाट्य शास्त्र। तो ये वाला जो वर्क है इसको लिखा है शूद्रक ने, मृच कटिका को शूद्रक ने लिखा है और नाट्य शास्त्र को लिखा गया है बाय भरत भरत ने, ठीक है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, विच ऑफ दीज राइटर्स इज आर एसोसिएटेड विद द प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। ठीक, तो इसमें से हमारा क्या ऑप्शन बनेगा, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन जब बना था दैट वाज लाइक इन 1936 में, ठीक है। तब तक बंकिम चंद्र चैटर्जी की जो डेथ है वो हो चुकी थी, तो ही इज नॉट इन द ऑप्शन। तो हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं, इस्मत चुगताई, प्रेमचंद एंड राजेंद्र सिंह बेदी, ठीक। तीन जो है ये हमारे राइट आंसर हैं फॉर दिस क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज आर रिटन बाय अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। 4 ऑप्शंस है हमारे पास, प्रोग्रेस, द कलर पर्पल इज रिटन बाय एलिस वॉकर, that is W, and The Bluest Eye is written by Toni Morrison. Both the females are what African American women, ठीक है। तो A हमारा सही हो जाता है और D सही हो जाता है और ये दोनों इनकरेक्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 says, which of the following option is not the title of a play। इनमें से कौन सा टाइटल ऑफ द प्ले नहीं है। तो आपको ऑप्शन देख करके समझ में आ जाएगा कि कौन सा टाइटल ऑफ द प्ले नहीं है, ठीक है। तो स्पेनिश ट्रेजेडी क्या है, ये टाइटल है एक प्ले का जिसको लिखा था किसने, थॉमस किड ने। डॉल्स हाउस, मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन, ये दोनों भी क्या है, टाइटल ऑफ द प्ले है। सीन्स फ्रॉम क्लरिकल लाइफ, ये जो है नहीं है टाइटल किसी, बट अगर कोई राइटर्स को नाम देना चाहे तो दे सकता है, बट अगेन हमने इस तरीके का कोई भी वर्क पढ़ा नहीं है सीन्स फ्रॉम क्लरिकल लाइफ सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, वी हैव टू मैच द फिक्शनल कैरेक्टर विद द ऑथर्स हु क्रिएटेड देम, ठीक है। 46 क्वेश्चन पे हैं हम। तो इफ वी मैच यूरिया हीप जो है कैरेक्टर है आपके चार्ल्स डिकेंस के, स्टीफन डेडलस वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बाय जेम्स जॉयस के यूलिसिस से, बेजरोव जो है इवान टर्जिनेव, एंड देन रास्कोलनिकोव जो है फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, ठीक। तो करेक्ट आंसर आपका बनता है बी, ए का 4th एंड देन यू कैन जस्ट मैच, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट डू द फॉलोइंग वर्क्स हैव इन कॉमन। तो अंधा युग, द सेकंड टर्न, पर्व, सर्प सत्र, इन चारों में जो सबसे कॉमन है वो ये है कि ऑल आर बेस्ड ऑन द महाभारत, ठीक है। ये सारे ही क्या है, महाभारत पर बेस्ड हैं, एंड रेस्ट ऑफ द ऑप्शन यू कैन जस्ट कट, ठीक है। आगे हम देखेंगे 48 क्वेश्चन है, मैच द टेक्स्ट विद द लैंग्वेज दे वर ओरिजिनली रिटन इन, ठीक है। तो इसको मैच करते हैं, वेटिंग फॉर वीजा रिटन इन इंग्लिश, द प्रिजन्स वी ब्रोक, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क फ्रॉम दलित लिटरेचर जिसको मराठी में लिखा गया था, जूठन अ दलित लाइफ, इसको हिंदी में लिखा गया है। सो जूठन कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, हिंदी लैंग्वेज का ये वर्ड है, ठीक है। द रेवेन्यू स्टैम्प एंड ऑटोबायोग्राफी, इसको पंजाबी में लिखा गया था, दैट इज सी, ओके।
क्वेश्चन नंबर हम 49 देखेंगे अभी। हियर व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पर हमें कुछ एक्सर्प्ट दिए गए हैं, ठीक है, विद द टेक्स्ट दे हैव बीन टेकन फ्रॉम। तो इन एक्सर्प्ट्स को कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या होता है कि थोड़ा बहुत अगर आपके पास कीवर्ड है तो आप क्या कर सकते हैं, करेक्टली मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो किससे स्टार्ट करें, द सन हु विल नेवर बी ओल्डर देन दिस देन हिज मदरलैंड, नाइदर ओल्डर नॉट यंगर, देयर शैल बी टू हेड्स बट यू विल only see one, there will be knees and a nose and knees, ठीक है। तो ये हमारा midnight children से मैच कर रहा है। There is really began in the days when the love laws were made, the laws that lay down who should be loved and how much। ये आपका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग से मैच कर रहा है। इसमें एक कैरेक्टर होती है आई गेस अमू, ठीक है। तो उनके लिए शायद ये बात की जा रही है। शी हैड डिस्पर्स्ड, शी वॉज द गार्डन एट प्रेम निवास, प्रेम निवास को आप अंडरलाइन कर लीजिए। सून टू बी एंटर्ड इनटू द एनुअल फ्लावर शो, शी वॉज वीना's लव ऑफ म्यूजिक, प्रांस अस्थमा, मांस generosity, the temperament of Bhaskar's great grandchildren. Indeed, for all the ministers of revenue impatience with her, she was his great। तो ये आपका suitable boy, because जो प्राण निवास सॉरी प्रेम निवास जो है ये आपको suitable boy में देखने को मिलता है। आगे हम देखेंगे, आगे है 2 or 3 years after the 1947 partition, it occurred to the governments of India and Pakistan to exchange their lunatics in the same manner as they had exchanged their criminals. The Muslim lunatics in India were to be sent over to Pakistan, and the Hindu and Sikh lunatics in Pakistan asylums were to be handed over to India। तो ये आपका टोबा टेक सिंह से लिया गया है। ये बिल्कुल जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी टेंशन थी उसके ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। 1947 के पार्टीशन के बारे में बात हुई है। टोबा टेक सिंह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको भी आप कवर करके जाइए। इतना भी अगर आप ध्यान रखते हैं कि ये हिंदू सिख मुस्लिम्स के बीच की टेंशन को बात के बारे में बात कर रहा है, 1947 के पार्टीशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। एंड देन वी विल जस्ट लुक एट द ऑप्शन हियर। तो यहाँ पर ए सही हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर हम 50 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, अ वाइडली यूज्ड नैरेटिव technique, it allows narrators to temporarily inhabit the consciousness of any of their characters, it is called। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज फ्री इनडायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ मैजिक रियलिज्म। तो अगेन हमने कुछ टाइम पहले नेट का भी पेपर हमने सॉल्व किया था, तो मैजिक रियलिज्म भी हमें वहां देखने मिला था और इसमें भी है, ठीक है। तो इट्स अ कॉमन टॉपिक, मैजिक रियलिज्म से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डू प्रिपेयर दैट। 51 का जो करेक्ट आंसर है वो हम देखेंगे, इट हैज इट्स ओरिजिन इन द स्पीच ऑफ ओरेकल ऑफ डेल्फी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट वॉज क्रिएटेड बाय J.R.R. टोल्किन, ये भी नहीं है, ठीक है। इट रिवील्स द एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन द हार्ट ऑफ द ऑर्डिनरी, मैजिक रियलिज्म, आई गेस सी इज द राइट आंसर। इट इज अ सबसेट ऑफ सोशलिस्ट रियलिज्म, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो 51 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। 52 है, हु रोट एडोनिस एन एलिजी ऑफ द डेथ ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, तो किसने एडोनिस को किसने लिखा था, पीबी शैली ने लिखा था और कीट्स की डेथ पर लिखा था, ठीक है। तो पीबी शैली और जॉन कीट्स। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्कारलेट लेटर इज आर करेक्ट। तो कौन सा इनमें से स्टेटमेंट है जो कि स्कारलेट लेटर के रिगार्ड्स में करेक्ट है। इट इज रिटन बाय नदीम गोल्डिमर, ऐसा कुछ नहीं है, that was written by Nathaniel Hawthorne। The scarlet letter of the title refers to the letter A, correct है। It is an epistolary romance, it was written in 19th century। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट और ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। बी एंड डी आर द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 53। 50 I mean negative capability, that is when a man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts without any irritable reaching after fact and reason,
Based on this statement, which of the following option is are correct? Negative capability is the ability to what? तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आता है कि नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है? एक तो ये कैपेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है और दूसरा नेगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। पढ़ते हैं ऑप्शन, ठीक है। कैसी किस तरीके की एबिलिटी होती है नेगेटिव कैपेबिलिटी? टू बी रिसेप्टिव टू एम्बिग्विटीज, be focused on precise resolution, not get irritated by people's incompetence, find value in partial knowledge. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए एंड डी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बात कर रहे हैं? नेगेटिव कैपेबिलिटीज, किसी कोई अगर किसी काम को करने के लिए ही इज गेटिंग इनटू एम्बिग्विटीज, ठीक है, वो श्योर नहीं है, तो दैट इज आल्सो ओके एज पर जॉन कीट्स। ठीक है, रिसेप्टिव है यानी कि ही इज ओके विद द एम्बिग्विटीज। एम्बिग्विटीज हो जाता है सम डाउट लाइक सिचुएशन हो जाती है जो। टू बी फोकस्ड ऑन प्रिसाइज रेजोल्यूशन, तो ऐसा कुछ नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी। ठीक है, नॉट गेट इरिटेटेड, तो ये भी आंसर नहीं है। द करेक्ट आंसर ए एंड डी है आपका। क्वेश्चन नंबर 55 है, वर्जीनिया वुल्फ रोड इन प्रोफेशंस फॉर वुमेन। ठीक, तो ये वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा था ये वर्क। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। You have one rooms of your own in the house hitherto exclusively owned by men. You are able, though not without great labor and effort, to pay the rent. You are earning your £500 a year. But this freedom is only a beginning. The room is your own, but it's still bare. It has to be furnished, it has to be decorated, it has to be shared. How are you going to furnish it? How are you going to decorate it? With whom are you going to share it? And upon what terms? ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर फीमेल राइट्स के बारे में बात हो रही है, बिकॉज शी वॉज अ फेमिनिस्ट राइटर। ठीक, बेस्ड ऑन दिस पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इनफेरेंस इज आर करेक्ट? तो कौन सा इनफेरेंस करेक्ट है यहाँ पर? ठीक, women may have attained room of their own, but they still have a long way to go. The room women now own is a sign of minimal economic independence. To Wolf insists that women live only with other women in order to maintain their independence. तो ऐसा कुछ भी बात नहीं हुई है। The freedom that women now enjoy was attained after centuries of struggle. The correct answer for this question is A, B and D. ठीक, ये भी आपका MSQ था। आगे हम देखेंगे which of the following statement is are correct. Actually, this is Russ from Indian Aesthetics. So, Rasa is a form of categorizing a text by its genre. तो ये तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। According to Abhinav Gupta, Rasa is best experienced collectively and in unison with others. Rasa is purely an aesthetic emotion, not to be confused with real life emotions. Rasa is evoked only by performance like drama and dance. ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो रसा होता है वो आपके ड्रामा और डांस से ही इवोक होगा। ठीक है, ये किसी बात से भी इवोक हो सकता है। सपोज आपसे कोई बात कर रहा है और उसने कोई फनी बात बोल दी, देन यू स्टार्ट लाफिंग। ठीक है, लाफ क्या है? एक तरीके का रस है। ठीक है, रोना भी क्या है? आपको किसी ने डांट दिया तो आप रोने लगते हैं, तो वो भी क्या है? एक तरीके का रस है। ठीक है, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दीज टू। ठीक है, रसा क्या है? प्योरली एस्थेटिक इमोशन है। ठीक है, और इसको हम किसी रियल लाइफ इमोशन के साथ में कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं, विच इज वेरी ट्रू। ठीक है, अभिनव गुप्ता के अकॉर्डिंग रसा इज बेस्ट एक्सपीरियंस्ड कलेक्टिवली एंड इन यूनिसन विद अदर। ठीक है, तो हम सबके साथ में मिलकर हम जो है रस को जो है बेस्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पर है छोटी सी काइंड ऑफ पोम काइंड ऑफ। Lear cries out, "You're the man of the stones," as Cordelia hangs from a broken wall. I step out into Chandni Chowk, a street once strewn with jasmine flowers. For the Empress and the royal women who bought perfumes from Isfahan, fabrics from Dhaka, essence from Kabul, glass bangles from Agra. Beggars now live here in tombs of unknown nobles and forgotten saints, while hawkers sell combs and mirrors outside a Sikh temple. Across the street, a theatre is showing a Bombay spectacular.
I think of Zafar, poet and emperor, being led through this street by British soldiers, this feet in chains to watch his sons hanged. In exile, he wrote, unfortunate Zafar spent half his life in hope, the other half waiting. He begs for 2 yards of Delhi for burial. He was exiled to Burma and buried in Rangoon. Which of the following idea is are conveyed in this poem? ठीक है, तो आपको समझ में यहाँ आएगा थोड़ा सा अगर हम देखें तो स्टेप आउट इन चांदनी चौक, ये दिल्ली की बात हो रही है। ठीक है, ये पूरा जो है यहाँ पर किस तरीके से जो एम्प्रेस है, रॉयल वुमेन है, वो वहां पर परफ्यूम लेकर आई हुई है, कहाँ कहाँ से क्या क्या लेकर आई हुई है, फैब्रिक लेकर आई हुई है ढाका से, एसेंस लेकर आई हुई है, ग्लास की बैंगल्स आगरा से लेकर आई हुई हैं, इन सब के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, बेगर्स जो है, अब जो है बेगर्स हैं वो टूम्स में रहते हैं। जो पहले के जमाने में आपने देखा होगा, जो पहले जो खंडहर, आज की डेट में वो खंडहर हो चुके हैं, बट पहले वो किसी राजा महाराजा के टूम हुआ करते थे। ठीक है, अननोन नोबल्स और फॉरगॉटन सेंस के वो टूम होते थे, उनमें अब कौन रह रहा है, उनमें अब बेगर्स रहते हैं। ठीक है, जब हॉकर्स क्या कर रहे हैं, कॉम्ब और मिरर सेल कर रहे हैं, कहाँ पर, आउटसाइड सिख टेम्पल, अक्रॉस द स्ट्रीट, और उसके बाद बॉम्बे स्पेक्टेकुलर भी देखने मिल रहा है। ठीक है, सफर के बारे में सोच रहा है, जो कौन है, पोएट और एम्परर दोनों हैं। ठीक है, और उसके बाद किस तरह से उनके पैरों में जो है बेड़ियां बंधी हुई हैं, ब्रिटिश सोल्जर्स हैं आसपास, और उनके बच्चों को क्या किया जा रहा है, लटकाया जा रहा है। जब वो एग्जाइल में रहते हैं तो किस तरह से उनको अपनी लाइफ में होप के सहारे उनको काटना पड़ता है। और सेकंड हाफ जो रहता है वो वेट करते रहते हैं कि कुछ अच्छा होगा, फिर उनको बैक करना पड़ता है। दीज ऑल द स्टोरी ऑफ दिस पोम। ठीक है, अब इसमें क्या हम बात करेंगे, और ये जो पोम है ये क्या आइडिया कन्वे कर रहा है। दिल्ली इज अ मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव सिटी डिस्पाइट इट्स imperial past. Even kings may be punished when they commit crimes against their children. An exile's sense of loss and longing of their homeland, history is a constant presence all around us. तो ये पोम पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो एग्जाइल का सेंस होता है, एग्जाइल का सेंस ऑफ लॉस एंड लॉन्गिंग फॉर देयर होमलैंड, राइट। तो लास्ट वाला जो स्टैंजा था उसमें हमें ये चीज देखने मिलती है, हिस्ट्री इज कांस्टेंट प्रेजेंस ऑल अराउंड अस। तो अगर आप देखेंगे जो थ्रू आउट द पोम आप क्या पाएंगे कि हिस्ट्री ही हिस्ट्री हमें दिख रही है, चाहे वो एम्परर की बात हो, एम्प्रेस की बात हो। ठीक है, तो सी एंड डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू ऑफ दीज नॉवेल्स। ठीक है, तो कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो एना कैरेनिना, डेड सोल्स, क्राइम एंड पनिशमेंट, फादर्स एंड sons, they are all written by Russian authors. They all have women as central protagonists. They all were written in 19th century. They all highlight socially transgressive romantic relationships. तो फर्स्ट, अगर आप फर्स्ट वाला ये देखेंगे, एना कैरेनिना, तो दिस वाज रिटन बाय रशियन ऑथर। तो द करेक्ट आंसर, ये सारे ही क्या है, रशियन ऑथर के द्वारा लिखे गए हैं, और इन सबको कब लिखा गया था, 19th सेंचुरी में लिखा गया था। रेस्ट ऑफ द टू ऑप्शंस आर रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, इन सो फार एज द एकेडमिक डिस्कोर्स ऑफ हिस्ट्री, दैट इज history as a discourse produced at the institutional site of the university is concerned, Europe remained the sovereign theoretical subject of all histories, including the ones we call Indian, Chinese, Kenyan, and so on. There is a peculiar way in which all these other histories tend to become variations on a master narrative that could be called the history of Europe. In this sense, Indian history itself is in a position of subalternity. One can only articulate subaltern subject position in the name of this history. Which of the following option is are implied by the passage above? तो ऊपर का जो passage है वो हमें क्या बता रहा है? People in post-colonial societies are condemned to endlessly repeat their own histories. The histories of India, China, and Kenya are not fundamentally different from one another.
within the protocols of history writing, it is impossible to write the history of post colonial societies without a reference to Europe. फोर्थ है आपका, इंस्टेड ऑफ यूरोप इंडिया शुड बी द सॉवरेन सब्जेक्ट ऑफ ऑल histories. The only correct option for this question is within the protocol of history writing, it is impossible to write the history of post colonial society without reference to Europe. क्योंकि अगर हम कोलोनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यूरोप के बारे में बात करेंगे, हम ब्रिटेन के बारे में बात करेंगे, हम यूके के बारे में हम बात करेंगे, राइट. अदर चीजें जो हो जाती हैं वो इनकरेक्ट हो जाती हैं. क्वेश्चन नंबर 60. व्हाट इफ in order to save some humans lost in their language, in order to deliver the humans themselves at the expense of their language, it was better to renounce the language, at least to renounce the best conditions for survival at all costs for the idiom. And what if some humans were more worth saving than their language under circumstances where, alas, one needed to choose between them? For we are living in a period in which the question at times arises, today on this earth of humans, certain people must yield to the homo hegemony of dominant languages. They must learn the language of the masters of capital and machines. They must lose their idioms in order to survive or live better. On the basis of this passage, which of the following option is are correct? The writer of this passage is, what he's trying to say. On the option number A, advocating that all colonized people should renounce their native languages to succeed in globalized world. तो ऐसा कुछ भी नहीं था. all के बारे में तो ये बिल्कुल ही नहीं बात कर रहा है. Lamenting that in our contemporary world, some group of people are forced to choose between immersion in their language and economic survival. Correct hai. Implicity expressing despair about the hegemony of dominant language. This is also true. Suggesting that there should be only one language in this world. ठीक है, तो option B and C correct है. Question number 60 का. Next is question number 61. 61 says like, this is a poem by William Butler Yeats एंड इनकी पोम का जो नाम है ये है पॉलिटिक्स. इनकी जो लाइनिंग है, इन आवर टाइम द डेस्टिनी ऑफ मैन प्रेजेंट्स इट्स मीनिंग इन पॉलिटिकल टर्म्स. ठीक है, तो ये बिल्कुल पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं. बिल्कुल ये पोम का नाम भी पॉलिटिक्स है अगर आप देखेंगे तो. अच्छा, पोम क्या कह रही है? How can I means the poet, that girl standing there, my attention fixed on Roman or on Russian or on Spanish politics. ठीक है, तो the poet attention is fixed on the Roman, Russian और Spanish politics. ठीक है, बहुत ही मुश्किल से वो अपनी नजरें हटा करके पॉलिटिक्स के ऊपर ला रहे हैं. Yet here is a traveled man that knows that he talks about, and there is a politician that has both read and thought, and maybe what they say is true, of war and war's alarm. But oh that I were young again and held her in my arms. ठीक है, वो completely किस पे फोकस कर रहे हैं? वो पॉलिटिक्स पे फोकस कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस पे फोकस कर रहे हैं. बट अगेन ओ दैट का मतलब हो जाता है आई विश. ठीक है, कि मैं इच्छा करता हूँ उस चीज की कि मैं वापस से यंग हो सकता हूँ और आई कैन हेल्ड हर इन माई आर्म्स अगेन हूँ द गर्ल. ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर इम्प्लाइड बाय दिस पोम. इस पोम से हमें क्या समझ में आ रहा है? बेसिकली, पॉलिटिक्स इज द मोस्ट अब्सॉर्बिंग कंसर्न ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. Desire has never distracted the speaker from politics. Sensual desire can be in conflict with cerebral concerns. ये तो समझ में आया. Physical desire does not die with age. That is also true. For this, the correct answer is C and D. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज C and D. नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62. 62 क्या कह रहा है? Although feminist philosophers have traditionally sought to show how the body is figured as feminine, or how women have been associated with materiality, whether inert, always already dead, or fecund.
ever living and procreative, where men have been associated with the principle of rational mastery. Irigaray wants to argue that, in fact, the feminine is precisely what is excluded in and by such a binary opposition. In this sense, when and where women are represented within this economy is precisely to site of their erasure. ठीक है, तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? बाइनरी ऑपोजिशन के बारे में बात हो रही है। बाइनरी ऑपोजिशन कौन कौन है? मेन एंड वुमेन है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ रैशनल मास्टरी, जो मेन है वो उसको क्या लगता है कि वो ही मास्टर है, और जो वुमेन है वो क्या है? सबऑर्डिनेट टू मेन है। एंड अच्छा, ये जो वर्क है ये किसके द्वारा लिखा गया है? लूस इरिगरे। ठीक है, शी वाज आल्सो फेमिनिन राइटर। लेट मी राइट हियर, शी वाज आल्सो फेमिनिस्ट। ठीक है, जिसमें वो क्या कर रही है? फीमेल के राइट को अगेन सपोर्ट करती दिख रही है, लाइक वर्जीनिया वुल्फ। Irigaray work does not replicate the stance of traditional feminist philosophy. Irigaray radically questions the mind-body distinction from a feminist perspective. For Irigaray, the place assigned to women, even by some feminist philosophers, may in fact serve to erase them. Irigaray not crucially concerned about feminism. तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, all three are right. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 में अगेन हमें छोटी सी पोम दी गई है, एंड दिस इज बाय एमिली डिकिंसन। आई लाइक अ लुक ऑफ एग्नी। एग्नी क्या हो जाता है? पेन। तो मुझे क्या पसंद है? आई लाइक अ लुक ऑफ एग्नी। मुझे पेन का जो लुक है, पेन का जो प्रेजेंस है, पेन का जो ओवरऑल अपीयरेंस है, वो मुझे क्या है? पसंद है। आई लाइक अ लुक ऑफ एग्नी। कौन कह रहा है? एमिली डिकिंसन कहती है, बिकॉज आई नो इट्स ट्रू, क्योंकि मुझे पता है ये सही है। Men do not sham convulsion nor simulate a throw. तो मेन क्या करते हैं? वो शैम नहीं करते, वो प्रिटेंड नहीं करते हैं कन्वर्जन को दिखाने के लिए, ना ही कि अपने पेन को वो क्या करते हैं? सिमुलेट करते हैं। द आईज ग्लेज वंस, दैट इज डेथ इम्पॉसिबल टू फेन, द बीट्स अपॉन द फोरहेड बाय होमली एंग्विश स्ट्रंग। ठीक है, द आई ग्लेज वंस, जो हमारी जो आंखों में वो चमक एक बार आती है, ठीक है, एंड दैट इज डेथ। इम्पॉसिबल टू फेन, इम्पॉसिबल टू फेन का मतलब हो जाता है कि जो डेथ होती है हम उसको क्या कर सकते हैं? हम उसको भी अगेन प्रिटेंड नहीं कर सकते, अगेन हम उसको सिमुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, द बीट्स अपॉन द फोरहेड बाय होमली एंग्विश स्ट्रंग। सो यहाँ पर मेटाफर यूज किया है उन्होंने अपने पेन को दिखाने के लिए, फॉर डेथ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर implied by the poem? Agony is not easily disguised. The speaker likes to watch people suffer because it reminds her of her own well being. Strong people never suffer a painful death. Anguish can produce physical effects. Correct answer for this question is A and D. Agony is not easily disguised. ठीक है, एग्नी ही होती है। एंग्विश कैन प्रोड्यूस फिजिकल इफेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 64 है, we dwell with satisfaction upon the poet's difference from his predecessors, especially his immediate predecessors, whereas if we approach a poet without this prejudice, we shall often find that not only the best but the most individual parts of his work may be those in which the dead poets, his ancestors, assert their immorality most vigorously. So, as I could figure out, so this was written by T.S. Eliot, और उनका जो tradition and individual talent इससे लिया गया है, जिसमें ये क्या बात करते हैं कि हमारा जो भी वर्क होना चाहिए वो हमारे ट्रेडिशन से इंस्पायर होना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे ट्रेडिशन में काफ़ी कुछ है हमें सीखने के लिए। Being different from one predecessor need not to be defining characteristic of a good poet. What we consider original in a poem may be deeply rooted in tradition, that is true.
देर इज नो डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू पोअम, तो ये गलत है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग जो ट्रेडिशन है उसमें हमारे ग्रेट वर्क्स हैं, और आने वाले जितने भी राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको ट्रेडिशन को ध्यान में रखकर ही आगे लिखना चाहिए। ए इज ऑल्सो करेक्ट। द पास्ट इज ऑफन अ लिविंग प्रेजेंस इन गुड कंटेम्प्रेरी पोएट्री, ठीक है। तो पास्ट हमारा क्या रहता है, पास्ट इज ऑफन लिविंग प्रेजेंस इन गुड कंटेम्प्रेरी पोएट्री। तो ए, बी एंड डी आपका राइट हो जाता है, तीन करेक्ट आंसर है इसके। द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पेपर, which which factors led to the rise and popularity of the novel in England? The rise of literacy, true. The spread of printing presses throughout the England, that is also true. The migration of large numbers of writers and intellectuals from Italy, so it was not like that. The rise of bourgeoisie. ठीक है, तो A, B and D is the right answer. Which C is not the right answer. ठीक है, तो यहाँ पर that's all. हमने गेट का जो पेपर है वो सॉल्व कर लिया है, और इसी के साथ when you try to solve it along with me, तो आपकी जो प्रिपरेशन है इसको एक बूस्ट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम यू विल सिट इन द एग्जामिनेशन विद फुल एंथुजियाज्म, विद फुल कॉन्फिडेंस, ठीक है। एंड काइंडली डू लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब इट, and also share with who is in need as per you. And yeah, thank you so much for your time and watching this. I will see you again in my next video. Till then, take care and happy learning. Bye everyone.